हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमपी एजुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। लास्ट लेक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड पर्टिकुलर हर एक जो आपका जेनेटिक कोड था वो किस टाइप के या कौन से अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था। एंड आई होप आपने वो जो जेनेटिक कोड की 64 जेनेटिक कोड वाली जो आपकी टेबल थी, जो एक स्क्वायर बॉक्स था, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आपको अब तक ये भी याद हो गया होगा कि कौन सा जेनेटिक कोड कौन सा अमाइनो एसिड कोड कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक मैंने आपको बताई है, लेकिन वो ट्रिक के साथ साथ आपको उस जेनेटिक कोड की जो टेबल है उसको अपने माइंड में सेट करना है। तो वो तो आपने कर ही लिया होगा। जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे हमने कि जेनेटिक कोड के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होती है एंड उससे रिलेटेड हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। एंड लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, तो अगर आपका उसका आंसर आ चुका है तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपका उसका आंसर आया कितना है। नाइट्रोजन बेसिस से रिलेटेड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, और अगर आंसर नहीं आया है तो मैं तो हूं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। दैट क्वेश्चन क्या था हमारा? इफ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस एंड 150 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, देन हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसिस विल बी प्रेजेंट इन ईच कोडोन। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हम सभी को पता है कि हर एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दी गई है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो कि नाइट्रोजन बेस कितने प्रेजेंट हो, 5 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो और 150 टाइप के अमाइनो एसिड हो, तो बताइए कि हर एक अमाइनो एसिड को जो कोड करेगा कोडोन, आपको पता है कि कोडोन क्या करते हैं, जितने टाइप के कोडोन होंगे तो वही जो कोडोन्स होंगे वो क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर 5 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हो तो बताओ हर एक कोडोन में कितने टाइप के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आपको पिछली से पिछली क्लासेस में एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। फॉर्मूला क्या था? टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस raised की पावर n is equal to total possible codons, right? टोटल पॉसिबल कोडोन्स। तो अब हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने, ठीक है, तो उसी तरह से उसी एक्सपेरिमेंट में हमें ये थ्योरी सेट करनी है कि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि अरे नहीं इतने टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हर एक कोडोन में प्रेजेंट होंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 1 बाय 1 करेंगे। अगर मान लो टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कितने दिए बच्चों, 5, और अगर आपका जेनेटिक कोड क्या हो, सिंगलेट हो, ठीक है, एक टाइप के नाइट्रोजन बेसिस से बना हो, तो सिंगलेट होगा तो 5 रेस की पावर 1 कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या होगा आगे, हम यहाँ पर आगे लिखने वाले हैं इफ जेनेटिक कोड इज सिंगलेट, तो पॉसिबल कोडॉन्स कितने होंगे, टोटल पॉसिबल कोडॉन्स कितने होंगे? अगर जेनेटिक कोड क्या हो, सिंगलेट हो, एक नाइट्रोजन बेसिस वहां पे प्रेजेंट हो, तो टोटल पॉसिबल कोडॉन्स कितने बनेंगे? 5 कोडॉन्स। क्या 5 कोडॉन्स इज सफिशिएंट फॉर कोड 150 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड? क्या 5 कोडॉन्स मिलकर 150 टाइप के अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। जनरली यही होता है कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो 150 टाइप के अमाइनो एसिड है, तो एटलीस्ट हमें कितने यहाँ पर जेनेटिक कोड चाहिए, 150 जेनेटिक कोड चाहिए, तब जाके 150 टाइप के अमाइनो एसिड क्या हो सकते हैं, कोड हो सकते हैं। तो 5 टाइप के जो कोडोन्स बनेंगे, अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट हुआ तो 5 टाइप के जो कोडोन्स बनेंगे, तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट इट इज इनसफिशिएंट फॉर कोड फॉर 150 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। इट्स इनसफिशिएंट टू कोड फॉर 150 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट हुआ तो 150 टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करने में क्या है, इनसफिशिएंट है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ जेनेटिक कोड इज डबलेट, अगर जेनेटिक कोड क्या है हमारा डबलेट हुआ, तो जेनेटिक कोड डबलेट हुआ तो यहां पर क्या होगा, 5 रेज़ टू पावर 2, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 टाइप्स ऑफ कोडॉन। तो 25 कोडॉन्स क्या 150 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए सफिशिएंट है? नहीं है। तो अगेन मैं यही लिखूंगी, इट इज इनसफिशिएंट टू कोड फॉर 150 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड।
देन आगे हम वापस से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर जेनेटिक कोड क्या हो हमारा ट्रिपलेट हो, इफ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, फाइव रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 125 कोडॉन्स, कितना हुआ 125 कोडॉन्स। 125 कोडॉन्स कितने अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, 125 अमाइनो एसिड को, लेकिन अमाइनो एसिड्स कितने हैं टोटल 150। तो अगर आपका जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है तब भी क्या है, इट इज इनसफिशिएंट टू कोड 150 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो अब आगे वैल्यू पुट करते जाइए। अब हमें आगे क्या लिखना पड़ेगा, इफ अगर आपका जेनेटिक कोड क्या हुआ, इफ जेनेटिक कोड इज, देखिए जेनेटिक कोड में अगर 4 बेसिस प्रेजेंट है तो हम जेनेटिक कोड को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, टेट्राप्लॉइड है। तो इफ जेनेटिक कोड इज क्वाड्रुप्लेट, क्वाड्रुप्लेट टर्म भी आप यूज कर सकते हैं, और टेट्राप्लेट, इफ जेनेटिक कोड इज क्वाड्रुप्लेट एंड टेट्राप्लेट का मतलब क्या हुआ 5 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 625 कोडॉन्स। अब ये जो 625 कोडॉन्स हैं इट इज सफिशिएंट to code for 150 type of amino acids, even it is more sufficient than code for 150 type of amino acid। यानी कि इतने सारे कोडॉन्स हैं तो आराम से ये सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है 150 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दी है जहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस टोटल कितने हैं 5 हैं, तो यहाँ पर 5 अगर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है और 150 टाइप के अमाइनो एसिड्स को हमें कोड करना है, इज दैट मीन कि हर एक कोडोन में 4 नाइट्रोजन बेसिस क्या होंगे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 4 होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसने यही तो पूछा है कि आप ये बताइए कि अगर ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आती है तो हर एक नाइट्रोजन बेसिस हर एक जेनेटिक कोड में कितने नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, राइट। तो इट इज सफिशिएंट, लास्ट में लिख लीजिए यहाँ पर sufficient to code for 150 types of amino acid। तो हमारा क्या आंसर हुआ, आंसर हुआ दैट ईच कोडोन, आंसर क्या है, ईच कोडोन have 4 bases, each codon have 4 bases। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के हाइपोथेटिकल सिचुएशन ना आपको बहुत सारी जगह पर दी जाएगी, और मुझे लगता है कि हम मोर देन सफिशिएंट अलग अलग टाइप से रिलेटेड जितने भी जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम सारे न्यूमेरिकल्स अब तक कर चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो होने वाला था ट्रांसलेशन, क्या होने वाला था, ट्रांसलेशन होने वाला था, लेकिन एनसीईआरटी ने बीच में जेनेटिक कोड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने पहले वो कंप्लीट किया। एंड साथ में यहाँ पर एनसीईआरटी एक टॉपिक छोटा सा और लेकर आई है, वोबल हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस है, तो जेनेटिक कोड से रिलेटेड आपने जो अब तक 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और जेनेटिक कोड की जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसके बारे में जो हमने चढ़-बढ़ के बताया है, ये क्या करने वाली है, ये हाइपोथेसिस उस जेनेटिक कोड से रिलेटेड काफी सारी चीजों को कंफ्यूज करने वाली है, रोकने वाली है और हमें बताने वाली है क्या सच में ऐसा होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वोबल हाइपोथेसिस। वबल हाइपोथेसिस क्या होने वाला है वबल हाइपोथेसिस में, इसको पढ़ने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। सवाल क्या है कि इतना आपको पता है, हम डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ के आए हैं, ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म पढ़ के आए हैं, काफ़ी सारे टाइप के टीआरएनए पढ़कर आए हैं, एंड जेनेटिक कोड हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको ये तो पता है ना कि एक एमआरएनए से ये 5' to 3' डायरेक्शन में क्या बनेगा, एक एमआरएनए बनता है, ठीक है। और इस एमआरएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 3-3 के सेट में क्या प्रेजेंट होते हैं, 3-3 के सेट में मान लो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोडॉन्स प्रेजेंट है, जेनेटिक कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पर, 3-3 नाइट्रोजन बेस के बने हुए जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए के टेम्पलेट पर। और इससे आकर कौन जुड़ता है, इससे आकर जुड़ता है टीआरएनए, और टीआरएनए पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटी कोडॉन। यानी कि यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये जेनेटिक कोड, ये क्या है, सेंस कोडॉन्स हैं। किस पर, सेंस कोडॉन्स प्रेजेंट है हमारे एमआरएनए के ऊपर, और यहाँ पर आकर एमआरएनए की टेम्पलेट से कौन जुड़ने वाला है कि एमआरएनए की टेम्पलेट से जुड़ेगा हमारा टीआरएनए, राइट।
और इस टीआरएनए पे क्या प्रेजेंट होता है, टीआरएनए पर प्रेजेंट होता है जैसे यूएसी, ये एंटी कोडोन क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है इस पर। यही होगा कि एक एमआरएनए की टेम्पलेट होगी, एमआरएनए के टेम्पलेट पर जेनेटिक कोड या फिर सेंस कोडोन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और एमआरएनए के टेम्पलेट से आके जुड़ता है टीआरएनए। टीआरएनए का कौन सा साइड आकर जुड़ता है, एंटी लूप जो है उसका एंटी आर्म साइड जो थी वो आकर यहाँ पर जुड़ेगी, और उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये सेंस कोडोन है और टीआरएनए के लूप पर क्या प्रेजेंट है, एंटी सेंस कोडोन या फिर एंटी कोडोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक कोडोन से एक ही टीआरएनए जुड़ सकता है। ये क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि साथ में ये यहाँ पर लेके आ रहा है हमारा अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या होंगे, वन बाय वन करके यहाँ पर छोड़ता चला जाएगा, फिर अमाइनो एसिड आपस में बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, किससे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और क्या बनाएंगे, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, और इस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जो ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है कि एक सेंस कोडोन किससे जुड़ता है, एक एंटी सेंस कोडोन या फिर एक टीआरएनए से आकर जुड़ता है। तो वबल हाइपोथेसिस भी यही बोलती है कि जनरली तो यही होता है, लेकिन यानी कि हर एक कोडोन के लिए, पर्टिकुलर एक कोडोन के लिए एक टीआरएनए क्या होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। हमारा तो यही मानना है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा टीआरएनए है, क्या है, कोई ऐसा कोडोन है जिससे जुड़ने के लिए जो सेल में प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर जी ट्रिपल जी वाला जो कोडोन है जेनेटिक कोड, ये सीक्वेंस है, तो टीआरएनए पर क्या सीक्वेंस होना चाहिए, टीआरएनए का सीक्वेंस होना चाहिए ट्रिपल सी, यही होना चाहिए। अब मान लो कि आपकी जो सेल है उसमें ये ट्रिपल सी जो एंटी कोडोन होना चाहिए जिस टीआरएनए पर, वो टीआरएनए सेल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, क्या इससे आकर कोई जुड़ेगा नहीं, इसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, इससे आकर भी जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, वही टीआरएनए जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर तो हमने देखा यहाँ पर यूएसी प्रेजेंट है या फिर कोई और प्रेजेंट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब तक हमें एंटी कोडोन कंप्लीट नहीं मिला है तो कैसे ही इससे जुड़ सकता है, जुड़ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक कोड 5' to 3' डायरेक्शन में बन रहा है, यानी कि ये जेनेटिक कोड का पहला बेस, ये दूसरा बेस है और ये थर्ड बेस है, और एंटी कोडोन लूप पर जो प्रेजेंट है, एंटी कोडोन टीआरएनए पर जो आपका नॉनसेंस कोडोन या एंटी कोडोन प्रेजेंट है, उसको कहाँ से काउंट करेंगे हम, इधर से उल्टा 1 2 3, तो यानी कि पेयरिंग किसके बीच में होती है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किसके बीच में पाई जाती है, कि फर्स्ट नंबर के नाइट्रोजन बेसिस, किसके में, फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन बेसिस, किसका नाइट्रोजन बेसिस, सेंस कोडोन का पहला नाइट्रोजन बेस और एंटी सेंस कोडोन का थर्ड नाइट्रोजन बेस जो होता है, इनके बीच में क्या पाई जाती है, कि इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पाई जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री पाई जाती है, इसी वजह से तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं सेंस और एंटी सेंस कोडोन्स के बीच में, और वो आपस में जुड़ जाते हैं। अदरवाइज ऐसा तो है ही नहीं कि कोई फेविक्विक आपने उठाई और उसको 5 रुपए की फेविक्विक से जोड़ दिया, ये नहीं होता है हमारी सेल के अंदर, ठीक है। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं आप, कोई नॉन लिविंग थिंग्स को जोड़ना या तोड़ना नहीं सीख रहे हैं, ये लिविंग प्रोसेस है, जितनी भी चल रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही है प्रोसेस। तो यहाँ पे तो यही होना चाहिए था। तो ठीक है कि ये इसका फर्स्ट, इसका थर्ड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड और इसका क्या हो गया फर्स्ट। तो ये जो इसके फर्स्ट पर प्रेजेंट है, यानी कि एंटी सेंस कोडोन जो है या एंटी कोडोन का जो कौन सा है हमारा फर्स्ट, एंटी कोडोन का फर्स्ट नाइट्रोजन बेस और सेंस कोडोन के थर्ड नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या पाई जाती है, वबली पेयरिंग पाई जाती है, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है उसके बाद भी जब एंटी सेंस कोडोन और सेंस कोडोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ जाते हैं तो इसे ही बोला जाता है वबली हाइपोथेसिस या वबल हाइपोथेसिस, यानी कि सेंस कोडोन का थर्ड नाइट्रोजन बेस एंड एंटी सेंस कोडोन का फर्स्ट नाइट्रोजन बेस क्या शो करता है, मिस पेयरिंग शो करता है या वबली पेयरिंग शो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वबली हाइपोथेसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे कर सकता है, यानी कि हमने जो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने पढ़े हैं कि ऐसा होता है, सिद्धांत पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़े, वो आपने सारी थ्योरी को कचरे में डाल दिया, ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई रूल नेगोशिएट नहीं हो सकता, एवरीथिंग कैन बी नेगोशिएट इन लाइफ, ओके, कुछ भी नेगोशिएट किया जा सकता है, बस नेगोशिएट करने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए। तो हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे टीआरएनए और एमआरएनए के अंदर इतनी पावर है कि ये नेगोशिएट कर पा रहे हैं। ये बोल रहा है कि मुझे जिंदगी भर नहीं यहाँ पे जुड़ा रहना है, सिंपल सी बात है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जुड़ना है, अमाइनो एसिड को यहाँ पे फेंक के जाना है, फिर टीआरएनए को यहाँ से निकल जाना है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, उसके बाद में जिंदगी भर टीआरएनए थोड़ी ना वहाँ पे एमआरएनए के टेम्पलेट से जुड़ा रहेगा। तो जब जिंदगी भर नहीं जुड़ा रहना है तो नेगोशिएट करने में जा क्या रहा है,
तो ये नेगोशिएट होते हैं यहाँ पर रूल्स, और इस तरह से जो भी हमने जेनेटिक कोड के बारे में अब तक डिस्कशन किया है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल तो हो जाता है, नेगोशिएट भी कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लेके आएंगे और यहाँ पे कुछ भी जोड़ देंगे कि भाई ए है तो ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है, या ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यू होता है, ठीक है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जी होता है। तो ऐसा नहीं कि हमने चाहा और हमने अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ दिया, यानी कि कोई भी नाइट्रोजन बेस जो है वो वबली पेयरिंग कर सकता है, हर एक नाइट्रोजन बेसिस वबली पेयरिंग नहीं कर सकता है। वबली पेयरिंग कौन कर सकता है, वबली पेयरिंग सिर्फ यू और जी शो करेंगे, क्या शो करेंगे, यूरेसिल और ग्वानोसिन जो है वही क्या करेंगे, वबली पेयरिंग शो करेंगे। बाकी आप एडिनिन या साइटोसिन से वबली पेयरिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, यानी कि नेगोशिएट्स तो किए जा रहे हैं रूल, लेकिन वो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे किए जा रहे हैं। बहुत इजी नहीं है कि हलवे की तरह हमने कुछ भी नेगोशिएट करवा दिया। तो पहले वबली हाइपोथेसिस मैं आपको कुछ लाइंस लिखाती हूँ, थ्योरी बताती हूँ इसकी, एंड देन हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं जो भी अभी तक डिस्कशन किया। मुझे पता है कि अब तक ये आपको लग रहा होगा कि अब तक जो भी पढ़ा था वो सब क्या वेस्ट हो गया, क्या पढ़ा क्या था, रूल्स क्या पढ़े थे, और आप अब यहाँ पे बोल रहे हो कि भूल जाओ जो भी पढ़ा था। तो वबल हाइपोथेसिस हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, 1 tRNA, नॉर्मली 1 tRNA, या इसे आप बोलेंगे एंटीकोडोन। tRNA पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडोन। तो नॉर्मली 1 tRNA या एंटीकोडोन पेयर्स विद 1 सेंस कोडोन, एक सेंस कोडोन से क्या करते हैं, ये पेयर करते हैं। कहां पर, ऑन mRNA, बट समटाइम्स क्या हुआ कि ये हुआ कि हमने पढ़ा अब तक कि ये क्या है, ये 5 से 3 डायरेक्शन में हमारा बन रहा है एक mRNA, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में बनता है हमारा mRNA, ठीक है। अब इस पे क्या प्रेजेंट है कि मान लो इस पे UAC ये कोडोन प्रेजेंट है, mRNA पर एक कोडोन प्रेजेंट है UAC। अब इससे कौन जुड़ने आ रहा है, एक एंटी कोडोन जुड़ने आ रहा है, ये कोडोन प्रेजेंट है, इसमें जेनेटिक कोड प्रेजेंट है, और इससे क्या जुड़ेगा, tRNA या फिर हम बोलेंगे एंटी कोडोन इसके साथ में पेयर करेगा, क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब ये tRNA इधर से लेके आए, tRNA पर एंटीकोडोन प्रेजेंट है AAG, तो ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने बना लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में। हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि वीक बॉन्ड है ऑटोमेटिकली बन जाता है। और हमने देख लिया कि mRNA की टेम्पलेट पर जनरली क्या प्रेजेंट होता है कि mRNA की टेम्पलेट पर जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं, और tRNA पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। mRNA का जेनेटिक कोड और tRNA पर प्रेजेंट एंटीकोडोन्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और यहाँ पर UAC है तो UAC है, इस वजह से UAC को देखकर कौन सा tRNA आया, जिसके पास में एंटीकोडोन AAG प्रेजेंट था। क्यों, क्योंकि ये लेके आया है हमारा अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन। क्या लेकर के आया है, फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड लेकर आया है। ये चाहता है कि क्या, कि भाई फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड को कोड कब कर पाएगा, जेनेटिक कोड, जब मैं एंटीकोडोन लेकर जाऊंगा सिमिलर टाइप, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सिमिलर नहीं होता है, पहले ये माइंड में सेट कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि U होगा अगर जेनेटिक कोड पर, तो उससे उसका कॉम्प्लीमेंट्री A हुआ, A होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, C हुआ। सॉरी, यहाँ पर U ही करना था मुझे, UUC होता है ना, UUC जेनेटिक कोड कोड करता है हमारा फिनाइल एलेनिन को, ठीक है। तो U था तो A आ गया, C था तो G आ गया, एंटीकोडोन लेकर के आ गया। तो जनरली तो यही होगा ना कि हर एक कोडोन के लिए, पर्टिकुलर एक कोडोन के लिए क्या होता है, एक tRNA या एंटीकोडोन जो है वो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, क्योंकि एक जेनेटिक कोड से एक tRNA क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा यहाँ पे आपस में। लेकिन कई बार क्या होगा कि मान लो एक दूसरा mRNA प्रेजेंट है, एक mRNA 5 से 3 प्रेजेंट है,
सेल के अंदर। अब ये जो mRNA 5 से 3 प्रेजेंट है सेल में, उसमें क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट है UUU कोडॉन। क्या प्रेजेंट है वहां पर, ट्रिपल यू जेनेटिक कोड प्रेजेंट है। तो इससे जुड़ने वाला जो tRNA होगा उस पर कौन सा एंटीसेंस कोडॉन होना चाहिए, ट्रिपल ए वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रिपल ए वाला होना चाहिए। लेकिन सेल के अंदर ऐसा tRNA जिस पर ट्रिपल ए वाला जेनेटिक कोड, सॉरी, ऐसा tRNA जिस पर ट्रिपल ए वाला एंटी कोडॉन प्रेजेंट था, वो सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि इसको हम यूज नहीं करेंगे इस mRNA पर प्रेजेंट जेनेटिक कोड को, या फिर इसको वेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही जो AAG एंटी कोडॉन वाला tRNA सेल में प्रेजेंट था, वही क्या करेगा, इस UUU वाले एंटी कोड, ये UU वाले जेनेटिक कोड यानी कि mRNA पे प्रेजेंट जेनेटिक कोड से क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करने की कोशिश करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वैसे ही हो सकता है जैसा अभी मैंने समझाया आपको। ये फिनाइल एलेनिन लेकर के आएगा, तो ए यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए था, जुड़ गया। यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, ये भी इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ गया। लेकिन यू का कॉम्प्लीमेंट्री जी नहीं था, उसके बाद में भी क्या किया, इन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ली, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, वबली पेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वबली पेयरिंग बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो जेनेटिक कोड था इसका, फर्स्ट और सेकंड जो नाइट्रोजन बेस था इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो प्रेजेंट था एंटी कोडॉन पर, लेकिन थर्ड नाइट्रोजन बेस सेंस कोडॉन के थर्ड नाइट्रोजन बेस का कॉम्प्लीमेंट्री जो था वो प्रेजेंट नहीं था एंटी कोडॉन के पास में। फिर भी क्या किया, इसने एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री कर ली और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर यहाँ पर जुड़ गए। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, वबली पेयरिंग बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सेंस कोडॉन से जुड़ने वाला जो tRNA था जिसके पास एंटी कोडॉन प्रेजेंट था वो सेल में नहीं था। पहली बात, हमें तो क्या करना है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। अब ऐसा नहीं है ना कि ये tRNA जिंदगी भर के लिए यहाँ पर जुड़ा रहेगा। जैसे ही ये यहाँ पे क्या करेगा, एंटी कोडॉन्स कॉम्प्लीमेंट्री करेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री करने के बाद में अपने अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। ये अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड को जेनेटिक कोड कर लेगा, तब ये tRNA यहाँ से निकल जाएगा। इस वजह से ये बोल रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, माना कि हमने जो भी पढ़ा है एंटी कोडॉन होना चाहिए, एंटी कोडॉन जो है कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर लिए, रूल नेगोशिएट कर लिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सारे पढ़ने और पढ़ाने वालों को ये नहीं पता है कि वबली पेयरिंग हुई किसके बीच में। तो वबली पेयरिंग किस किस के बीच में हुई, कि ये जो नाइट्रोजन बेस है, कौन सा नाइट्रोजन बेस, सेंस कोडॉन का नाइट्रोजन बेस, आप पढ़ोगे कि ये पहला नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है और ये तीसरा नाइट्रोजन बेस है। यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से हम रीड करेंगे, क्योंकि 5 से 3 डेज डायरेक्शन में क्या है, mRNA सिंथेसिस हो रहा है। और आपको पता है कि 3 डेज डायरेक्शन पे, tRNA के 3 डेज डायरेक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। और 5 डेज इसका इधर हुआ, जब 3 डेज इधर है तो 5 डेज इधर है। अब इसको सीधा करो ना, सीधा करोगे तो ये क्या है, इसका 3 डेज है, ये इधर क्या है, इसका 5 डेज है। तो 1 2 3 अगर मुझे एंटीसेंस कोडॉन का काउंट करना हो तो इसका क्या है, ये पहला बेस, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस और ये तीसरा नाइट्रोजन बेस। तो मैं बोल सकती हूँ कि वबली पेयरिंग किस किस के बीच में हुई, वबली पेयरिंग हुई है हमारे सेंस कोडॉन के थर्ड नाइट्रोजन बेस और एंटी सेंस कोडॉन के फर्स्ट नाइट्रोजन बेस के बीच में। यानी कि वबली पेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि tRNA अगर सेल में प्रेजेंट नहीं है तो आप किसी भी tRNA को उठा कर लाएंगे और mRNA पर प्रेजेंट सेंस कोडॉन से क्या करवा देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री करवा देंगे। ये वबली पेयरिंग का मतलब नहीं हुआ। वबली पेयरिंग हमेशा कहां पर होगी कि सेंस कोडॉन के थर्ड नाइट्रोजन बेस और एंटीसेंस कोडॉन के फर्स्ट नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होगी, वबली पेयरिंग होगी। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि tRNA को जिंदगी भर mRNA पर नहीं रुकना है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि मैं अपना काम करवा के जहां की जहां यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे बख्श दो तुम। तो हमने क्या पढ़ी है, हमने थ्योरी पढ़ी है हमने अब तक कि नॉर्मली क्या होता है, एक tRNA या एंटी कोडॉन पेयर करता है एक सेंस कोडॉन के साथ में जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, mRNA पर। बट समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स क्या होगा, but sometimes one tRNA या एंटी कोडॉन but sometimes one tRNA या एंटी कोडॉन can pair with
can pair with more than one sense codon is first basis of codon show specific base pairing but third base of codon may show mispairing या बबल पैरिंग। मिसपैरिंग या बबल पैरिंग। सो third base of codon is called wobbly base। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि पहला किसका सेंस कोडोन का पहला और दूसरा नाइट्रोजन बेस क्या करेगा, वबली पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा। पहला और दूसरा नाइट्रोजन बेस हमेशा क्या देखेगा, सेंस कोडोन का अपना कॉम्प्लीमेंट्री देखेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक पेयरिंग करते हैं। जबकि थर्ड कोडोन क्या कर सकता है कि थर्ड कोडोन सेंस कोडोन का थर्ड नाइट्रोजन बेस ऑफ सेंस कोडोन क्या कर सकता है, वबली पेयरिंग या मिस पेयरिंग शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जो सेल है उसके अंदर वो टीआरएनए या प्रेजेंट नहीं है, एंटी कोडोन प्रेजेंट नहीं है, जो एमआरएनए पर कोडोन प्रेजेंट था उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो क्या होगा कि एंटी कोडोन या टीआरएनए जनरली तो एक ही क्या होता है, सेंस कोडोन के साथ में ये क्या करते हैं, अटैच होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक टीआरएनए एक से ज्यादा सेंस कोडोन्स के साथ में क्या होता है, अटैच हो जाते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, वबली पेयरिंग बोलते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए वबली पेयरिंग की वजह से ही क्या होता है, डीजनरेसी देखने को मिलती है। डीजनरेसी क्या थी कि एक से ज्यादा कोडोन, डीजनरेसी क्या बोल रहे थे हम कि एक से ज्यादा कोडोन क्या कर रहे थे, एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को कोड कर रहे थे। हमने डीजनरेसी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी जेनेटिक कोड के अंदर, तो वो किस वजह से हो पाती है, वो वबली पेयरिंग की वजह से हो पाती है। क्यों हो पाती है, वबली पेयरिंग शो करते हैं। तो क्या सभी के सभी नाइट्रोजन बेस यानी कि किसी भी जेनेटिक कोड का थर्ड नाइट्रोजन बेस वबली पेयरिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही क्या होगी, वबली पेयरिंग देखने को मिलेगी। अब वो क्या होगी स्पेशल कंडीशंस, उनके बारे में हम करते हैं वन बाय वन डिस्कशन। ये क्या हुआ, यहाँ पर वबली बेस है, ये है हमारा थर्ड जो नाइट्रोजन बेस है किसका, सेंस कोडोन का, उसको ही हम क्या बोलेंगे, वबली बेस बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, डीजनरेसी, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड is due to वबल पैरिंग। कहाँ पे होती है वबल पैरिंग, बिटवीन थर्ड बेस ऑफ सेंस कोडोन एंड फर्स्ट बेस ऑफ एंटी सेंस कोडोन। तो अगर कोई पूछे कि वबली पेयरिंग कहाँ हुई, तो वबली पेयरिंग हुई थर्ड बेस ऑफ सेंस कोडोन एंड फर्स्ट बेस ऑफ एंटी सेंस कोडोन। कैसे पढ़ा हमने कि 5 से 3 डायरेक्शन में एमआरएनए बनता है, तो पहला बेस इधर, सेकंड और थर्ड बेस होंगे, और हमेशा थर्ड जो
आर्म होगी, 3 डेज एंड होगा, वहां पर अमाइनो एसिड जुड़ता है टीआरएनए पर आकर, और किस बॉन्ड से जुड़ता है, एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो अगर मैं इसको सीधा करूंगी तो 3 डेज एंड इधर आया और 5 डेज एंड इधर आया, तो 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन बेस को पढ़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से हुआ। तो किस किस के बीच में, कि थर्ड बेस ऑफ सेंस कोडोन एंड फर्स्ट बेस ऑफ एंटीसेंस कोडोन के बीच में क्या हुई, बबली पेयरिंग हुई। क्या बबली पेयरिंग कहीं पर भी होती है? बबली पेयरिंग हर जगह पर नहीं होती है। बबली पेयरिंग कहां पर होगी, कि फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडोन, एंटीकोडोन का फर्स्ट बेस, एंटीकोडोन लिखा है मैंने, ध्यान रखना है यहाँ पर, फर्स्ट बेस ऑफ एंटीसेंस कोडोन या एंटीकोडोन, ये सेंस हटा दो यहां से, फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडोन किसके साथ पेयर करता है, दैट इट इज पेयर विद थर्ड बेस ऑफ कोडोन। कैसे कोड करेंगे, देखिए कोड करेंगे कि पहला क्या हुआ, मान लो क्या है हमारा, एडिनिन है। एडिनिन हमेशा किसके साथ में कोड करेगा, कि अगर पहला बेस है किसका, अगर एंटी कोड पर आपका एडिनिन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एंटी कोडोन के फर्स्ट बेस पर एडिनिन प्रेजेंट है, तो ये कभी भी बबली पेयरिंग शो नहीं करेगा। अगर एंटी कोडोन पर नाइट्रोजन बेस क्या प्रेजेंट है, एंटी कोडोन प्रेजेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा क्या होगा, यू होगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री यू सेंस कोडोन पर प्रेजेंट है, तभी ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा, बबली पेयरिंग शो नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कि अगर यहाँ पर एंटी कोडोन का फर्स्ट नाइट्रोजन बेस क्या हुआ, साइटोसिन हुआ, क्या हुआ, साइटोसिन हुआ, सी हुआ, तो हमेशा साइटोसिन किससे जुड़ेगा, सेंस कोडोन के ये जुड़ेगा जी से, यानी कि ए और जो सी है वो कभी भी क्या करेंगे, कि ये बबली पेयरिंग शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एंटी सेंस कोडोन, किसकी बात कर रही हूं मैं, एंटी कोडोन का पहला बेस क्या होगा, कि एंटी कोडोन का पहला बेस हुआ जी, तो जी यूजुअली किससे पेयरिंग करेगा, कि जी के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, साइटोसिन होना चाहिए। लेकिन क्या बोला मैंने, कि एंटी कोडोन पे ग्वानिन प्रेजेंट है, तो सेंस कोडोन पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, भाई इसका पहला बेस ग्वानिन है, तो सेंस कोडोन का थर्ड बेस क्या होना चाहिए, जनरली तो साइटोसिन होना चाहिए। लेकिन अगर साइटोसिन नहीं भी हुआ सेंस कोडोन पर, और साइटोसिन नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, ये जी जो है वो किसके साथ में, यूरेसिल के साथ में, यू के साथ में भी क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, यानी कि बबली पेयरिंग कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चों, बबली पेयरिंग कर लेगा। और इसको शिफ्ट करते हैं अभी पहले, एंड फोर्थ कंडीशन क्या है, कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एंटी सेंस कोडोन पर मान लो U प्रेजेंट है, तो एंटी सेंस कोडोन पर अगर U प्रेजेंट है, तो इसको किसके साथ पेयरिंग करनी चाहिए, कि सेंस कोडोन पर A होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A होगा, तो ये पेयरिंग कर लेगा। लेकिन अगर A प्रेजेंट नहीं भी होगा सेंस कोडोन पर, एंटी सेंस कोडोन पर क्या प्रेजेंट है, U प्रेजेंट है, तो सेंस कोडोन पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, A प्रेजेंट होना चाहिए था। लेकिन अगर A प्रेजेंट नहीं है, तब भी ये U किसके साथ में, G के साथ में, किसके साथ में बच्चों, G के साथ में क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बबली पेयरिंग बोलते हैं। यानी कि बबली पेयरिंग कभी भी एडेनिन या साइटोसिन शो नहीं करेंगे। एंटी कोडोन का थर्ड, एंटी कोडोन का फर्स्ट बेस एडेनिन या साइटोसिन जहां भी प्रेजेंट होगा, वो कभी भी बबली पेयरिंग शो नहीं करेगा। बबली पेयरिंग हमेशा क्या शो करेगा, एंटी कोडोन का जी यानी कि ग्वानिन और यू, यूरेसिल हमेशा क्या करेगा, कि बबली पेयरिंग शो करेगा। अगर जी के साथ जनरली किसको कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है, सी को, और यू के साथ कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है ए को। लेकिन यहाँ पर अगर जी के सामने सी प्रेजेंट नहीं है और सेंस कोडोन पर यू भी प्रेजेंट है, देखिए ना यहाँ पर जी के सामने क्या होना चाहिए था, फर्स्ट बेस है एंटी बेस कोडोन का, एंटी कोडोन का फर्स्ट बेस क्या है हमारा, ग्वानिन है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था साइटोसिन। लेकिन साइटोसिन प्रेजेंट नहीं है, तब भी ये किसके साथ में, यू के साथ में, सेंस कोडोन के थर्ड नाइट्रोजन बेस के यूरेसिल के साथ में क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री शो कर रहा है, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बबली पेयरिंग कर रहा है। तो हमेशा बबली पेयरिंग कौन शो करेगा, कि एंटी कोडोन के फर्स्ट बेस पर प्रेजेंट ग्वानिन और यूरेसिल क्या करेंगे,
वबली पेयरिंग शो करेंगे, कभी भी एडेनिन या साइटोसिन को आप वबली पेयरिंग शो करते हुए नहीं देखेंगे। और ये कंप्लीट हुआ हमारी एक छोटी सी हाइपोथेसिस जिसको हम बोल रहे हैं वबली हाइपोथेसिस। और इसी वबली हाइपोथेसिस की वजह से क्या होता है, जेनेटिक कोड्स के अंदर डीजनरेसी की क्या होती है, क्वालिटी होती है, इनके अंदर वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जिसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा सेंस कोडोन क्या करते हैं, एक से ज्यादा सेंस कोडोन्स जो होते हैं वबली पेयरिंग की वजह से क्या कर पाते हैं ये कि एंटी कोडोन से जुड़ पाते हैं और अलग अलग टाइप के जो एक से ज्यादा कोडोन क्या करते हैं, एक से ज्यादा कोडोन क्या करते हैं, एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को कोड कर पाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वबली हाइपोथेसिस। और यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है क्या, वबली हाइपोथेसिस। अब दो टर्म्स थी, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताई है यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में क्या बताया गया है। दो टॉपिक मैंने आपको बताया था, मोनोसिस्टोनिक आरएनए, मोनोसिस्टोनिक आरएनए और एक मैंने आपको बताया था पॉलीसिस्टोनिक आरएनए। क्या बोला था मैंने मोनोसिस्टोनिक आरएनए के बारे में कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन यूकेरियोट्स। मोस्टली इन यूकेरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है कि मोस्टली यूकेरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक आरएनए प्रेजेंट होता है। पॉलीसिस्टोनिक आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होता है। इसके आगे मैंने आपको एक चीज बताई थी, मोनोसिस्टोनिक आरएनए से क्या होगा कि इसमें मोनोसिस्टोनिक आरएनए से एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक ही टाइप का क्या होता है यहाँ पर एमआरएनए बनता है। जबकि पॉलीसिस्टोनिक आरएनए में क्या होगा, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो वो जो क्यों था आपके माइंड में, जो अब तक आपको जवाब नहीं मिला, उसको मैं यहाँ पर देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर मोनोसिस्टोनिक आरएनए प्रेजेंट है यूकेरियोट्स में और सिर्फ एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, जबकि पॉलीसिस्टोनिक आरएनए में क्या होना चाहिए, जबकि पॉलीसिस्टोनिक आरएनए जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है वहां पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन रही हैं। उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एमआरएनए से, मोनोसिस्टोनिक में एक एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। जबकि पॉलीसिस्टोनिक में क्या हो रहा है बच्चों, एक एमआरएनए से मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ, दोनों के एमआरएनए आपको बना के दिखाती हूं मैं। ये 5' to 3' डायरेक्शन में क्या है, मोनोसिस्टोनिक आरएनए है, यानी कि एक एमआरएनए है। यहाँ पे ये किसका एमआरएनए है, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए है, यानी कि यूकेरियोट्स का एमआरएनए है। और ये 5 से 3 डायरेक्शन में प्रोकैरियोट्स का पॉलीसिस्टोनिक क्या है, एमआरएनए है। हम बोल रहे हैं कि मोनोसिस्टोनिक यानी कि जो यूकेरियोट्स में आरएनए प्रेजेंट होता है उसमें एक एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके एमआरएनए में क्या होता है, एक जगह पर प्रेजेंट होता है, सिंगल जगह पर, एक ही जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होता है। स्टार्ट कोडोन क्या करेगा, इनिशिएटर का काम करेगा, यानी कि यहाँ से ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म, व्हाट इज ट्रांसलेशन, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन का पॉलीमराइजेशन होना, तो वो स्टार्ट होगा, यानी कि इनिशिएटर की तरह काम करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। और यूकेरियोट्स के एमआरएनए में क्या होता है, एक जगह पे प्रेजेंट होता है यहाँ पर स्टॉप कोडोन, क्या प्रेजेंट होता है, स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होता है। जब एक जगह पर क्या है, स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है और एक ही दूसरी जगह पर यानी कि 5' एंड पर क्या होता है, स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होता है, 3' एंड पर स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है। जब एक स्टार्ट कोडोन और एक स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है तो ये मिलकर क्या करेंगे, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे ये कि इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर, यूकेरियोट्स के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में मान लो 5' एंड पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है। फिर थोड़ी दूर जाके यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, स्टॉप कोडोन प्रेजेंट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद में वापस से क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट कोडोन आ जाएगा। और
फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है। तो यानी कि स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन क्या है, एक से ज्यादा जगह पर प्रेजेंट है। तो ये स्टार्ट कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन, इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो गया, वापस से स्टार्ट कोडॉन आ गया, फिर से स्टॉप कोडॉन आ गया। तो ये दोनों स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन फिर से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको पता चला कि क्यों हम बोलते हैं कि यूकेरियोट्स का जो आरएनए है वो कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक टाइप का होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स का आरएनए कैसा होता है, पॉलीसिस्टोनिक टाइप का होता है। व्हाट इज मोनोसिस्टोनिक आरएनए, कि जब एक एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक आरएनए। और अगर एक एमआरएनए से एक से ज्यादा मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक आरएनए। क्यों होता है मोनोसिस्टोनिक आरएनए में एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन, क्योंकि सिर्फ 5' एंड पर स्टार्ट कोडॉन दिखाई देगा और 3' एंड पर क्या दिखाई देगा, स्टॉप कोडॉन दिखाई देगा। जब एक स्टार्ट कोडॉन और एक स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में एक से ज्यादा जगह पर स्टार्ट कोडॉन और एक से ज्यादा जगह पर स्टॉप कोडॉन देखने को मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। इट इज ऑल अबाउट मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक आरएनए। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ट्रांसलेशन। क्या है बच्चों, ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन का दूसरा नाम आप क्या देख सकते हो कि ट्रांसलेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा या ट्रांसलेशन में क्या होगा, रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था, डीएनए से डीएनए का बनना, उस मैकेनिज्म को हमने बोला था रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से किसका बनना, प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो टॉपिक है मैंने आपको बोला था कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है, तो 11th और 12th की जो कंप्लीट बायोलॉजी है उसमें क्या है कि सबसे क्रूशियल अगर चैप्टर कोई है तो वो यही चैप्टर था। लेकिन अगर मैं इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं कि इस कंप्लीट चैप्टर में सबसे ज्यादा कोई क्रूशियल टॉपिक है तो वो है हमारा ट्रांसलेशन। अगर आपने ट्रांसलेशन को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये आपके दिमाग में चला गया, तो समझ लो कि आपका पढ़ना इस पूरे चैप्टर को सक्सेसफुल हुआ। अदरवाइज ये पूरा चैप्टर जो आपने अब तक 25 से 30 घंटे इस चैप्टर में लगाए वो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ट्रांसलेशन ही क्या है, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का सबसे क्रूशियल टॉपिक होने वाला है। और अगर ट्रांसलेशन मुझसे पढ़ने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है मेरा पढ़ाना और आपका यहाँ पर बैठ के पढ़ना। तो ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा इसमें, प्रोटीन सिंथेसिस को मैं बोल सकती हूँ प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा, जब एक अमाइनो एसिड जुड़ेगा किससे, दूसरे अमाइनो एसिड से, फिर इसके आगे इस तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड क्या होंगे, आपस में किससे जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके, पेप्टाइडेज बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो गया और पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। तो ये होता है मैकेनिज्म हमारा किसका, ट्रांसलेशन का। क्या ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक जैसा होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस चैप्टर में हम जितनी भी मैकेनिज्म पढ़ते आए वो किससे रिलेटेड पढ़ते आए, प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड पढ़ते आए। यानी कि यूकैरियोट्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है कि कहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम कर रहे हैं, लेकिन मेनली हमने जितनी भी मैकेनिज्म पढ़ी है वो किससे रिलेटेड पढ़ी है, प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड पढ़ी है। तो प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए आपको पता है फुली फंक्शनल एमआरएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म का अगर मुझे डेफिनेशन सिंगल लैंग्वेज में अगर मुझे ट्रांसलेशन का डेफिनेशन देना हो तो मैं क्या बोलूंगी, दैट व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसमें, प्रोकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म अलग अलग तरीके से होता है। तो हम प्रोकैरियोट्स में हमारा मेन फोकस किस पे है, प्रोकैरियोट्स पर, और यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन। तो दोनों में कहाँ पर ट्रांसलेशन होता है, क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है, ये सब भी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ट्रांसलेशन का डेफिनेशन मुझे देना हो देन व्हाट इज ट्रांसलेशन में क्या लिखूंगी, पॉलीमराइजेशन
polymerization of amino acids to form a polypeptide. It is called ट्रांसलेशन. क्या करना? पॉलीमराइजेशन करना एमाइनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए. इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं. और ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या होता है, कैसे होता है, क्या अंतर होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन एक जैसा होता है, बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होता है. तो क्या अंतर होता है प्रोकैरियोट्स में? सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रोकैरियोट्स के अंदर. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा? ट्रांसलेशन कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. क्यों होगा साइटोप्लाज्म के अंदर? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने भी राइबोसोम्स होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और एमआरएनए से प्रोटीन कब बनेगा? जब एमआरएनए की टेम्पलेट पर राइबोसोम आकर क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे. राइबोसोम जब एमआरएनए की टेम्पलेट पर आकर अटैच होते हैं तब जाके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. तो सारा का सारा रोल किसका है? राइबोसोम का. तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. तो जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वहीं पर तो क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होता है अकर इन साइटोप्लाज्म. क्या यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होता है? डेफिनेटली होता है. क्योंकि यूकैरियोट्स के भी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो यूकैरियोट्स में भी मैं क्या लिख सकती हूं? अकर इन साइटोप्लाज्म. ये बात सही है. लेकिन क्या सिर्फ ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट्स के सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म के साथ साथ राइबोसोम कहां पे प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं हमारी बात करूं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है. ठीक है, माना कि 70s टाइप के प्रेजेंट है लेकिन प्रेजेंट तो है. और प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स में प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो आप पढ़ते हो प्लास्टिड्स के टाइप, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के साथ साथ किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट है. तो वहां पे भी क्या हो सकता है? ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होता है. इसके अलावा प्लास्टिड में क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है. तो वहां पर भी क्या होगा? ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है. इसके अलावा हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम हम क्या रखते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो अगर इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सरफेस ऑफ RER का मतलब क्या है यहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसलेशन, क्योंकि वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. जबकि यूकैरियोट्स में कहां पर होगा ट्रांसलेशन? कि साइटोप्लाज्म में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वहां पर, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. अब आपको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर बोला जाता है कि ट्रांसलेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म है, क्या बोला मैंने? कि ट्रांसलेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म है वो क्या होते हैं? साथ साथ में चलते हैं. साथ साथ में चलते हैं, यानी कि आपको पता है ना, दो लोग जब साथ में चलते हैं तो हम उसको कपल बोलते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म और ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म प्रोकैरियोट में क्या है? एज अ कपल्ड है. क्या है? कपल की तरह है. क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका रीजन बताऊंगी. लेकिन यूकैरियोट्स में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म कपल्स की फॉर्म में होता है, यानी कि एक साथ चलता है. यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एक अलग मैकेनिज्म में पूरा कंप्लीट होगा ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद में ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म के थ्रू आरएनए बन रहा है, यानी कि एमआरएनए बन रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए. कंप्लीट एमआरएनए नहीं बोलते हैं उसको, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए नाम देते हैं. क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स का जो एमआरएनए बना है वो कंप्लीटली फंक्शनल नहीं है. उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन, नॉन फंक्शनल पार्ट भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है. ये सब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन.
कैन बी कपल्ड एज। क्यों हो सकते हैं साथ में, उसका रीजन मैं आपको दूंगी, लेकिन यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं होता, और नहीं होता तो उसका रीजन भी मैं आपको क्या करूंगी, यहाँ पर बताऊंगी। तो ट्रांसक्रिप्शन, यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन नॉट बी कपल्ड एज। तो यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ क्यों नहीं होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ क्यों होता है, उसको समझने के लिए हमें आना पड़ेगा दोनों की स्ट्रक्चर पर। हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। मान लो ये क्या है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है। भाई बहुत ज्यादा ही बड़ी नहीं बन गई ये प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल। अब आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है। क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कहाँ पे पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और साथ में क्या होगा यहाँ पर कि भैया ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म होगा, तो डीएनए से आरएनए बनेगा। डीएनए से एमआरएनए किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 से 3 डायरेक्शन में बनेगा। 5' to 3' डायरेक्शन में क्या बनेगा, यहाँ पर एमआरएनए बनेगा। अब हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म से, यानी कि डीएनए से एमआरएनए जो बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म से, वो क्या है, फुली फंक्शनल एमआरएनए। क्या है बच्चों, फुली फंक्शनल एमआरएनए है। प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में एक्सॉन या इंट्रॉन पार्ट्स, जो इंट्रॉन नॉन फंक्शनल पार्ट होता है और एक्सॉन फंक्शनल पार्ट होता है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या है, वहां पर फंक्शनल एमआरएनए बना है। नॉन फंक्शनल पार्ट प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। अब जब नॉन फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो इसको जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, यानी कि नॉन फंक्शनल पार्ट को हटाना और सारे के सारे फंक्शनल पार्ट्स को आपस में जोड़ देना, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, स्प्लाइसिंग, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो प्रोसेस है, उसकी क्या होती है, यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। इस वजह से जैसे ही क्या हुआ, एनसीईआरटी बोलती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा का पूरा एमआरएनए के बनने का वेट भी नहीं किया जाता है। जैसे ही एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है बहुत सारी जगह पर, तो क्या होता है कि एमआरएनए जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ, वैसे ही क्या होता है कि ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। यानी कि ये फुली फंक्शनल एमआरएनए है, 5 से 3 डायरेक्शन में बन रहा है, तो इससे आकर क्या जुड़ जाएगा, कि इससे आकर जुड़ जाएगा हमारा राइबोसोम। और जब इससे आकर राइबोसोम जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। राइबोसोम जुड़ने के बाद में क्या होगा, प्रोटीन बनने लग जाएगा। किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म एक साथ क्यों चल सकता है, क्योंकि पहली चीज तो ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो एमआरएनए है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि दोनों के दोनों मैकेनिज्म, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन का बनना, दोनों के दोनों मैकेनिज्म जो है एक ही कंपार्टमेंट या एक ही चैम्बर में हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म साथ में इसलिए चल रहा है, यानी कि जैसे ही एमआरएनए बनना शुरू हुआ, इस पे राइबोसोम आकर जुड़ेंगे और क्या हो जाएगा, प्रोटीन का बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए बना है, फ्रेशली सिंथेसाइज हुआ है एमआरएनए, वो क्या है, कंप्लीटली फंक्शनल है। उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग जैसे मैकेनिज्म की नीड नहीं होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स का के अंदर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म जो है वो एक साथ होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूं कि क्यों कपल्ड बोला है मैंने, वाई ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन प्रोकैरियोट्स। तो फर्स्ट रीजन क्या है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, स्प्लाइसिंग। उसकी यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में नीड नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरा कि ट्रांसलेशन, बोथ द प्रोसेस
बोथ द प्रोसेस का क्या मतलब है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन हो या फिर ट्रांसलेशन हो, इसीलिए प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, साथ साथ चलता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, स्प्लाइसिंग नहीं बनता, क्योंकि कंप्लीटली क्या बन रहा है यहाँ पर, जो आरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, वो फुली फंक्शनल है, तो उससे एचआरएनए जैसी चीजें है नहीं, तो स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे न्यूक्लियस होता ही नहीं है, प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में ही डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में ही एमआरएनए बन रहा है, तो वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ और वहीं पर क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म साथ साथ नहीं चलता। उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन भी हम देख लेते हैं। ये है हमारी यूकेरियोटिक सेल। क्या है बच्चों, यूकेरियोटिक सेल। अब यूकेरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ये लो यूकेरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, कि यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या, ये डीएनए प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है ये डीएनए, कि डीएनए प्रेजेंट है, ये हुआ न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म से क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म हुआ, क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको पता है कि एमआरएनए बना। अब ये एमआरएनए क्या है, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए है, यानी कि फुली फंक्शनल एमआरएनए नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होता है एमआरएनए में, कि यहाँ पर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होते हैं, इस एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इस एमआरएनए को हम क्या बोल रहे हैं, कि इसी वजह से इस एमआरएनए को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कि हम बोलते हैं इसको एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म से यूकेरियोट में डीएनए से क्या होता है, एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता। और एचएनआरएनए क्या है, जिनमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, यानी कि एक्सॉन, फंक्शनल पार्ट एक्सॉन और नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा यहाँ पर, कि इसी न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मैकेनिज्म होगा, स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म होगा। क्या होगा बच्चों, स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म होगा, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म होगा। और स्प्लाइसिंग के मैकेनिज्म से क्या किया जाएगा, कि स्प्लाइसिंग के मैकेनिज्म से यहाँ पर फुली फंक्शनल क्या होगा, फुली फंक्शनल एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। फुली फंक्शनल क्या होगा, एमआरएनए बन गया यहाँ पर। ये क्या है हमारा एमआरएनए। अब जब फुली फंक्शनल एमआरएनए बन जाता है, तब ये फुली फंक्शनल एमआरएनए कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कि ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये, कि ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म में इस एमआरएनए पर क्या जुड़ेंगे अब आकर, कि साइटोप्लाज्म में इस एमआरएनए से आकर जुड़ जाएगा हमारा क्या, राइबोसोम। और जब इस एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। और ये क्या है हमारा राइबोसोम। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एमआरएनए। तो यूकेरियोटिक सेल में क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म हुआ न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। तो दोनों साथ में क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों के दोनों प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म क्या हो रहा है, यूकेरियोटिक सेल के अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रहा है। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, कि हाथों हाथ एमआरएनए से क्या नहीं जुड़ सकता, राइबोसोम नहीं जुड़ सकते। और प्रोटीन का सिंथेसिस तब तक नहीं होगा जब तक राइबोसोम एमआरएनए से नहीं जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि जो
जो ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म से यानी कि डीएनए से जो आरएनए बना है वो फुली फंक्शनल आरएनए नहीं बना है, वो क्या बना है, एचएनआरएनए बना है। और उसमें हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म यानी कि स्प्लाइसिंग करवाया और सारे के सारे इंट्रोन वाले पार्ट्स को हटाकर एक्सॉन वाले पार्ट को आपस में जोड़ा और फुली फंक्शनल एमआरएनए बनवाया, तब जाके कंप्लीट क्या बना है, हमारा एमआरएनए बना है। अदरवाइज उससे पहले जो आरएनए था उसको तो हम एचएनआरएनए बोल रहे थे और ये एमआरएनए न्यूक्लियस में बना है। फुली फंक्शनल एमआरएनए न्यूक्लियस में बन चुका है, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में आया, जहां पर इस एमआरएनए से क्या जुड़ रहा है, राइबोसोम जुड़ रहा है और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। यानी कि यूकेरियोट्स के अंदर दोनों के दोनों मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साथ में इसीलिए नहीं चल सकते क्योंकि पहली बात तो फुली फंक्शनल एमआरएनए नहीं बनता है, उसकी वजह से हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म है वो सेल के डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन नॉट बी coupled is because number 1 post transcriptional processing यानी कि स्प्लाइसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग का दूसरा नाम क्या है, स्प्लाइसिंग इज रिक्वायर्ड, कि पहले तो ये रिक्वायर्ड होती है, पहला प्रोसेस ये है। दूसरा रीजन क्या है कि दूसरा रीजन है कि बोथ द प्रोसेस से क्या मतलब है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट कंपार्टमेंट दोनों के दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट में कंप्लीट होते हैं। इसलिए हम यूकेरियोट्स में क्या कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म साथ साथ नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म की। किसकी बात करते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। और आपको ध्यान करो कि 2 स्टेप कैसे होगा ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म, कैसे एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पहले भी ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है क्यों और कैसे एमआरएनए से क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बनेगा। यानी कि 2 मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म के 2 स्टेप होते हैं, मैकेनिज्म के 2 स्टेप मैंने आपको जब क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए पढ़ाया था तब मैंने समझाया था। याद आ रहा है कुछ, याद आएगा भी कैसे, मोटी बुद्धि के सारे हो तुम। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, कैसे बनेगा एमआरएनए से प्रोटीन। एमआरएनए से प्रोटीन को बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि एक्टिवेट करना पड़ेगा। किसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन करना पड़ेगा। और अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन क्या फ्री फंड में होता है, नहीं होता है। किसी भी चीज का एक्टिवेशन करना है तो एनर्जी चाहिए। तो अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन किससे होगा कि एटीपी से क्या करेगा, एमिनो एसिड एनर्जी लेगा। तो क्या एटीपी और सिर्फ एमिनो एसिड से एक्टिवेशन हो जाएगा, नहीं, साथ में एक और एंजाइम टीआरएनए, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम जो थी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और ये तीनों जब आपस में जुड़ेंगे तब उस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन होगा किसका बच्चों, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होगा। कैसे होगा अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन कि अमाइनो एसिड किससे जुड़ेगा, अमाइनो एसिड एनर्जी लेगा एटीपी से। किससे एनर्जी लेगा, एटीपी से। किसकी प्रेजेंस में लेगा, किसकी प्रेजेंस में लेगा बच्चों, कि ये लेगा एनर्जी किसकी प्रेजेंस में, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम।
क्या बोला मैंने बोला कि एमिनो एसिड का एक्टिवेशन करवाना है और एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होगा एटीपी की प्रेजेंस में। एटीपी से क्या करेगा, एमिनो एसिड एनर्जी लेगा और एक्टिवेट होगा, लेकिन डायरेक्ट एटीपी से नहीं जुड़ जाएगा। किसकी प्रेजेंस में जुड़ेगा कि रिक्वायरमेंट होती है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की। और क्या होगा कि एटीपी जब एमिनो एसिड से जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर कि 2 फॉस्फेट आयन रिलीज कर दिए जाएंगे और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और साथ में ये एंजाइम भी आपस में जुड़ेगी। इन तीनों से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको आप बोलेंगे एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जुड़ने के बाद में बना हमारा एमिनो। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जब भी एमिनो एसिड लगा हुआ इसके पीछे, एसिड में क्या होगा कि एंजाइम जुड़ेगा ना, तो इस एसिड को हम बोल देते हैं एसाइल। क्या नोमेनक्लेचर करते हैं हम इसका, आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आईयूपीएससी वगैरह पढ़ते टाइम टीचर्स आपको बताएंगे केमिस्ट्री में कि जब भी एसिड है, एसिड को क्या करवा रहे हो आप, एंजाइम से जुड़वा रहे हो, तो एसिड की जगह हम क्या जो वर्ड यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे एसाइल। क्या बोलेंगे, एसाइल। तो यहाँ पर जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम एमिनो एसाइल। साथ में क्या जुड़ रहा है एमिनो एसाइल से, एमिनो एसाइल से जुड़ रहा है एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये जो कंप्लीट एंजाइम है इसका चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हैं, एंजाइम बोल सकते हैं। अब एटीपी एमिनो एसिड से जुड़ी है किस फॉर्म में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में। तो 2 फॉस्फेट आयन कहाँ गए कि 2 फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो एमिनो एसाइल एएमपी और टी एंजाइम है, एमिनो एसाइल एएमपी और एंजाइम है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बोला जाता है। तो एक्टिवेशन हो गया, किसका एक्टिवेशन हो गया, एमिनो एसिड का एक्टिवेशन हो गया। कैसे हुआ कि एमिनो एसिड सबसे पहले, एमिनो एसिड ने क्या किया है, एमिनो एसिड जो है एटीपी की प्रेजेंस में, यानी कि एटीपी से एनर्जी लेगी। देखो एक्टिवेशन के लिए एनर्जी लगती है, तो एनर्जी कहाँ से ली है इसने एनर्जी ली है किससे, एटीपी से ली है। किसकी प्रेजेंस में कि डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की क्या होती है, नीड होती है। और एमिनो एसिड को अब जुड़ने के बाद में जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है तब हम क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसाइल बोल रहे हैं। एएमपी से जुड़ा और साथ में एंजाइम, ये जो कंप्लीट एंजाइम थी ये जुड़ गया। इन तीनों से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बना है, क्या बना है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को, इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स को जिसमें एमिनो एसाइल एएमपी और एंजाइम प्रेजेंट है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड बोलते हैं। और 2 फॉस्फेट आयन जो थे वो क्या हो गए, यहाँ पर रिलीज हो गए। क्या हो गए बच्चों, 2 फॉस्फेट आयन यहाँ पर रिलीज हो गए। इसको इधर लिख देते हैं प्लस PPI, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होने के बाद में क्लोवर लीफ मॉडल में कुछ और भी बताया था हमने, लास्ट में फंक्शन बताए थे उसके। किसके फंक्शन बताए थे, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के फंक्शन बताए थे कि एक तो इसका काम होता है एमिनो एसिड को क्या करना, एक्टिवेट करना। दूसरा स्टेप क्या होगा कि दूसरा स्टेप इसका होता है, इसको कौन ढूंढता है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को टीआरएनए का जो डीएचयू लूप होगा वो इसको ढूंढेगा और ढूंढकर क्या करेगा, इसको अपने साथ में जोड़ लेगा, इससे जुड़ जाएगा इस एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम से। तो स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है कि चार्जिंग डीएचयू लूप। क्यों ढूंढ रहा है इसको, क्योंकि डीएचयू लूप जब इसको ढूंढेगा और इस एंजाइम से जुड़ेगा तब जाके ये जो एक्टिवेट हुआ है अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड को टीआरएनए की 3 डेज एंड पर क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। और जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के 3 डेज एंड पर जोड़ देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग, चार्ज टीआरएनए, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, लोडेड टीआरएनए। तो चार्जिंग या लोडिंग ऑफ, चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। और अगर और साइंटिफिक लैंग्वेज बोलना हो, और ज्यादा अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है, तो हम इसका क्या बोलते हैं, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। एमिनो एसाइलेशन किया जाता है किसका,
टीआरएनए का, यानी कि अमीनो एसाइलेशन टीआरएनए किया जाता है, यानी कि अमीनो एसिड उस पर लोड किया जा रहा है, तो इस मैकेनिज्म को हम बोल रहे हैं अमीनो एसाइलेशन टीआरएनए। तो लोडिंग करना है, चार्ज करना है टीआरएनए को, या फिर उसका टीआरएनए का क्या करवाना है, अमीनो एसाइलेशन करवाना है, अमीनो एसाइलेशन करवाना है। तो ये कैसे होगा, तो इसको होने के लिए, किसको होने के लिए, लोड होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा होता है टीआरएनए। ये टीआरएनए का 3' एंड, ये टीआरएनए का 5' एंड, और ये टीआरएनए का क्या है, डीएचयू लूप है। क्या है बच्चों कि ये टीआरएनए का डीएचयू लूप है। अब टीआरएनए क्या करता है कि टीआरएनए इसको ढूंढेगा, इससे इस पे क्या लोड करवाना है, हमें एमिनो एसिड लोड करवाना है। क्या करवाना है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड लोड करवाना है। तो इसको ढूंढ के ये क्या करता है कि इसको ढूंढ के ये जुड़वा देता है इसके साथ में, टीएचयू लूप इससे जुड़ जाता है। किससे जुड़ा है कि एंजाइम को ढूंढा है इसने। अब एंजाइम तो अकेला बचा नहीं, एंजाइम किसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना चुका है कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना चुका है एएमपी और एमिनो एसिड के साथ में। टीआरएनए के डीएचयू लूप ने तो बेचारे ने एंजाइम को ही ढूंढा था, लेकिन जब तक ये एंजाइम को ढूंढने निकला तब तक ये एंजाइम क्या कर चुका था, एमिनो एसिड को एक्टिवेट करवा चुका था, यानी कि उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना चुका था। तो अब एंजाइम अकेला तो आएगा नहीं, एंजाइम आएगा, साथ में एएमपी आएगा, और साथ में उसके साथ में क्या आएगा, एमिनो एसिड आएगा, यानी कि एमिनो एसाइल आएगा। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इसके साथ में डीएचयू लूप के साथ में जुड़ जाएगा। जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद में ये टीआरएनए क्या बोल रहा है, टीआरएनए का डीएचयू लूप बोल रहा है एंजाइम से जुड़ने के बाद में कि देखो तुम्हारे पास में जो ये एमिनो एसिड प्रेजेंट है ना, इसको मुझे दे दो, लोड कर दो मेरे ऊपर, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या बोल रहा है ये टीआरएनए का डीएचयू लूप बोल रहा है कि एंजाइम को बोल रहा है कि तेरे पास में ये जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है ना, इसको मेरे ऊपर, मेरे 3' एंड पर लोड कर दे, वरना तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बेचारा वो एंजाइम बोल रहा है कि यार ठीक है, तू एमिनो एसिड ले और मेरी जान छोड़। तो अब एमिनो एसिड क्या करने वाला है कि इस एमिनो एसिड को कहां पर लोड करवाया जाएगा, एमिनो एसिड हमेशा लोड होता है किस पर, 3' एंड पर। क्या होता है, एमिनो एसिड 3' एंड पर लोड होगा। तो यहां पर बनाओ टीआरएनए, और इससे क्या जुड़वा दिया हमने कि ये जुड़ गया है अमीनो एसिड। पहली बार अमीनो एसिड जुड़ा है, तो फर्स्ट अमीनो एसिड क्या हो चुका है, 3' एंड पर, टीआरएनए के 3' एंड पर क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। साथ में क्या होगा कि यहाँ पर एएमपी भी था, तो ये अलग हो गया, और ये जो कॉम्प्लेक्स था वो पूरा का पूरा टूट गया, और क्या हो गया, एंजाइम जो है वो अलग हो गया। तो अब इस टीआरएनए को हम क्या बोलेंगे, इस टीआरएनए का अब क्या नाम है, चार्ज्ड या लोडेड टीआरएनए, चार्ज्ड या लोडेड टीआरएनए, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एमिनो एसिड जुड़ा है तो एमाइनो एसाइल, एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ कि सबसे पहले एटीपी का एक्टिवेशन हुआ। एटीपी का एक्टिवेशन कैसे हुआ है कि एमिनो एसिड का एक्टिवेशन हो रहा है, किसकी वजह से, एटीपी से एनर्जी लेके, किसकी प्रेजेंस में, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, आपस में सारे जुड़े और इन्होंने एमिनो एसाइल एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिसको हमने बोला एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अब इस एंजाइम जो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना चुका है, इसको किसने ढूंढा, टीआरएनए के डीएचयू लूप ने इस एंजाइम को ढूंढा, और डीएचयू लूप इस एंजाइम के साथ जाकर जुड़ गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स बन चुका था तो अकेले एंजाइम से तो नहीं जुड़ा, साथ में और भी क्या था यहाँ पे प्रेजेंट, एएमपी और एमिनो एसाइल प्रेजेंट था। अब टीआरएनए बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है उसको क्या करो, मेरे 3' एंड पर क्या कर दो, लोड करवा दो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो एंजाइम बोल रहा है कि ठीक है, तुम एमिनो एसिड लो और मेरी जान बख्शो। तो यहाँ पर एमिनो एसिड को किसके, टीआरएनए के 3' एंड पर क्या करवा दिया हमने, लोड करवा दिया। और आपको ये पता होना चाहिए कि टीआरएनए के 3' एंड पर जब एमिनो एसिड जुड़ेगा
तो वो किस बॉन्ड से जुड़ता है, एस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। किसके साथ में जुड़ता है, एस्टर बॉन्ड के साथ में जुड़ता है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स टूट गया ना, अब एमिनो एसिड यहाँ जुड़ गया, एमपी अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया। तो जब टीआरएनए से एमिनो एसिड यानी कि टीआरएनए का क्या करवाया आपने, एमिनो एसाइलेशन करवाया, तो इस कंप्लीट टीआरएनए को आप क्या बोल सकते हो कि इसको आप चार्ज या लोडेड टीआरएनए बोल सकते हो। और ज्यादा अच्छे तरीके से बोलना है तो हम इस टीआरएनए को क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। जैसे ही एमिनो एसिड जुड़ा टीआरएनए से, टीआरएनए का नाम क्या हो जाएगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, इस टीआरएनए का नाम हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि ये जो जुड़ा है टीआरएनए से एमिनो एसिड, ये पहला क्या होगा, पहली बार जुड़ा है, तो यानी कि जो एमिनो एसिड जुड़ा है वो आगे जब ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म शुरू होगा, स्टार्ट होगा, यानी कि इनिशिएशन स्टार्ट होगा, तो पहली बार जो अमीनो एसिड जुड़ता है तो प्रोकैरियोट्स में ये अमीनो एसिड कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक। अगर ट्रांसलेशन चल रहा होता तो ये अमीनो एसिड कौन सा होता, पहला जो अमीनो एसिड होता वो होता एन फॉर्माइल मिथियोनाइल। लेकिन अगर मैं बात करूं यूकेरियोट्स का होता ये अमीनो एसिड, तो ये कौन सा अमीनो एसिड होता, मिथियोनाइल अमाइनो एसिड होता। क्या होता, मिथियोनाइल अमाइनो एसिड। तो ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। फर्स्ट अमाइनो एसाइल जो बनेगा, फर्स्ट एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, क्या बना है, एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो बना है पहली बार, तो अगर ये एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स किसका है, प्रोकैरियोट्स का है, तो इसका नाम क्या होगा। और अगर यूकेरियोट्स का है तो इस एमिनो एसाइल की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा प्रोकैरियोट्स में, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जुड़ेगा एन फॉर्मिल मिथियोनिन जुड़ेगा, तो एन फॉर्मिल मिथियोनाइल बोल देंगे, एन फॉर्मिल मिथियोनिल जुड़ेगा अमीनो एसिड की फॉर्म में, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, एन फॉर्माइल मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर ये एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स किसका कॉम्प्लेक्स है, यूकेरियोट्स का पहला कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम क्या होगा कि यूकेरियोट्स में जुड़ता है मिथियोनिन अमाइनो एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स दोनों में क्या करना है आपको, ये चीजें याद रखनी। तो पहला स्टेप क्या हुआ, एक्टिवेशन हो गया अमीनो एसिड का। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया कि दूसरे स्टेप में जो एक्टिवेशन हुआ था अमीनो एसिड का, उसको लोड करवा दिया किस पे, टीआरएनए के 3' एंड पर। ठीक है, अब टीआरएनए के 3' एंड पर हो गया, यानी कि 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप चलेगा। क्या चलेगा बच्चों, थर्ड स्टेप चलेगा। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा भैया, एक एमिनो एसिड जुड़ चुका है, तो अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के नए नए एमिनो एसिड क्या हो जाएंगे, आते जाएंगे, लोड होते जाएंगे टीआरएनए पर, और क्या करेंगे, अलग अलग टाइप की जेनेटिक कोड उन एमिनो एसिड को कोड कर देंगे, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होगा, अब फॉर्मेशन होगा। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस क्या होता है, ऐसे ही नहीं होता, 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन शुरू होगा, तो उस स्टेप को हम बोलेंगे क्या, इनिशिएशन हुआ। फिर उस पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, यानी कि इलोंगेशन हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन का। और लास्ट में स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रही थी उसका बनना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। रोकने के लिए स्टॉप कोडॉन आएगा, तो अब क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन होगा। तो सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। क्या होती है, 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, एंड स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड है टर्मिनेशन। 3 स्टेप में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है हमारा इनिशिएशन, स्टेप ए। इनिशिएशन की मैं बात करती हूँ, लेकिन इनिशिएशन कैसे होगा, तो हम बात करते हैं कि इनिशिएशन के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन के इनिशिएशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
उनकी हम बात कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इनिशिएशन के लिए? रिक्वायरमेंट्स देखिए क्या क्या चाहिए। पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन करवाना है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू होगी तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी? क्या रिक्वायरमेंट होगी भाई? एक तो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड चाहिए, तो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड चाहिए तो वो कहां पर लोड होगा? टीआरएनए पर। तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ चार्ज्ड या लोडेड टीआरएनए चाहिए। किसके साथ में भाई? टीआरएनए पर क्या होगा? एंटीकोडोन प्रेजेंट है, एमआरएनए पर कोडोन्स प्रेजेंट है, तो क्या चाहिए साथ में? एमआरएनए चाहिए। और जब तक एमआरएनए पर क्या नहीं जुड़ेगा? राइबोसोम नहीं जुड़ेगा, तब तक क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। अब हम मेनली हमारा फोकस किस पे है? ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म हम किसके अंदर मेनली पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम जुड़ेगा वो कौन सा होगा? 70S राइबोसोम। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सीधा का सीधा 70S राइबोसोम उठ के आके एमआरएनए के टेम्पलेट से नहीं जुड़ जाता है। राइबोसोम 70S या फिर 80S फॉर्म में हमारी, या प्रोकैरियोट की सेल की बात करूं या यूकैरियोट सेल की बात करूं, इस तरह से प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? उनकी यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि राइबोसोम स्मॉल और लार्ज जो सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? 70S टाइप का राइबोसोम होगा, यानी कि राइबोसोमल जो स्मॉल राइबोसोमल यूनिट है 30S और 50S लार्ज राइबोसोमल यूनिट है, वो क्या होगी? उसकी रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग पड़ी रहेगी, आपस में एक एक से आकर जुड़ जाएगी। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? इनिशिएशन के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए कि एक तो 50S राइबोसोमल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एक 30S राइबोसोम सब यूनिट चाहिए, राइबोसोमल यूनिट चाहिए, पहली बात तो। और ये जो राइबोसोमल यूनिट है वो जुड़ेगी किससे? कि ये जुड़ेगी किससे? मैग्नीशियम आयन से। और कहां पर जुड़ेगी? एमआरएनए पर। तो एक एमआरएनए चाहिए, चार्ज्ड क्या चाहिए? टीआरएनए चाहिए, चार्ज्ड क्या चाहिए? टीआरएनए चाहिए। और एटीपी यूज की है एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन एमिनो एसिड के एक्टिवेट होने के बाद में जितनी भी एनर्जी चाहिए प्रोसेस में, उसको एनर्जी देने के लिए अब हम किसको यूज करेंगे? जीटीपी को यूज करेंगे। तो जीटीपी क्या करेगी? एनर्जी देने का काम करेगी। तो एमआरएनए चाहिए, चार्ज टीआरएनए चाहिए, जीटीपी चाहिए एनर्जी के लिए, और दोनों की दोनों राइबोसोमल सब यूनिट किससे जुड़ती है? मैग्नीशियम आयन से जुड़ती है। साथ में क्या चाहिए हमें? यहाँ पर इनिशिएशन करवाने के लिए हमें चाहिए इनिशिएशन फैक्टर्स। क्या चाहिए? इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए। अब ये इनिशिएशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स के इनिशिएशन फैक्टर्स अलग होते हैं और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? इनिशिएशन फैक्टर अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? 3 टाइप के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के क्या होते हैं? इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं? मोर देन 10 टाइप्स, 10 टाइप से ज्यादा के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। तो यूकैरियोट्स से तो हमें लेना देना ही नहीं है। अगर मैं आरबीसी की भी बात करूँ ना, तो उसमें टोटल हमारी जो यूकैरियोट्स की आरबीसी होती है उसमें मोर देन 10 टाइप्स के क्या होते हैं? इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो मोर देन 3 क्या चाहिए? यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर चाहिए यूकैरियोट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या था बच्चों? यहाँ पर एग्जाम्पल था कि यंग आरबीसी में क्या है? 10 टाइप के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? टोटल 10 टाइप के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। तो ये क्या होती है? हमारी रिक्वायरमेंट्स है किसके लिए? इनिशिएशन को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन का जो मैकेनिज्म है उसके लिए। किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड चेन के मैकेनिज्म के लिए। तो क्या बोला मैंने? सबसे पहले एमिनो एसिड का एक्टिवेशन हुआ, फिर चार्ज्ड या लोडेड हुआ क्या? टीआरएनए। टीआरएनए का अमीनो एसाइलेशन हुआ, यानी कि जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था वो टीआरएनए के 3' एंड पर हमने जुड़वा दिया। फिर क्या हुआ कि अब स्टेप 3 है जिसमें हमें क्या करना है? पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। और पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा 3 स्टेप में, इनिशिएशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस में इनिशिएशन की। इनिशिएशन यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टार्ट करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? कि राइबोसोमल सब यूनिट चाहिए, क्योंकि 50S और 30S राइबोसोमल सब यूनिट चाहिए, क्योंकि हम मेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। और प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लार्ज सब यूनिट 70S राइबोसोमल
70s राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है 50s एंड स्मॉल सब यूनिट है 30s, उसकी रिक्वायरमेंट है। साथ में क्या चाहिए, mRNA चाहिए, एक चार्ज tRNA चाहिए, GTP चाहिए आगे के प्रोसेस में एनर्जी यूज करने के लिए, और दोनों के दोनों राइबोसोमल यूनिट्स को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, इनिशिएशन स्टार्ट करना है तो इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 तरह के इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड एंड इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं यूकेरियोट्स की, जिससे हमें कोई लेना देना है नहीं ज्यादा क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, तो पता होना चाहिए कि यूकेरियोट्स में 3 टाइप से ज्यादा इनिशिएशन फैक्टर की नीड होती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यंग आरबीसी की बात करूं तो टोटल कितने टाइप के, 10 टाइप के इनिशिएशन फैक्टर क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब तक की जितने भी हमने डिस्कशन किया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस स्टेप थर्ड जिसमें सिंथेसिस करने वाले पॉलीपेप्टाइड चेन का, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि अगर अभी ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैंने स्टार्ट किया तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 आवर्स का मिनिमम टाइम चाहिए, तो कि अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक का आप जब लास्ट लेक्चर में आएंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे तब यहाँ तक की चीज़ों को आपको पढ़ के आना है, सो दैट जो आगे का मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊं वो स्मूथली आपको समझ में आए। और पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत क्रूशियल मैकेनिज्म है। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।